तो हम लोगों ने अपनी नर्सरी तैयार करवानी शुरू की। राज्य सरकार ने अपनी नर्सरियों में, या फिर अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट नर्सरी लगाता तो उससे हम कहते थे पीपल का लगाइए, पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, और इसी प्रकार से जो देसी आम हुआ करते थे, जामुन है, अर्जुन है, अन्य औषधीय वृक्षों को, आंवला है, सहजन। हम लोगों ने कहा प्रदेश के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में हम आवास बनाएंगे, हर एक आवास में 2-2 सहजन के पेड़ लगाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे, सहजन सब्जी भी देता है और साथ साथ विटामिन की और प्रोटीन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उस परिवार के लिए कर सकता है। हर कुपोषित परिवार को हम लोगों ने अनिवार्य रूप से कहा कि आपके घर में पेड़ लगना चाहिए, और 3 वर्ष के अंदर पेड़ इस लायक हो जाता है कि वह फली देने लगे और घर की सब्जी की भी पूर्ति कर लेता है, विटामिन और प्रोटीन की कमी को भी वह दूर कर लेता है। व्यापक पैमाने पर 43 लाख परिवारों को हम लोगों ने अब तक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं, और उन सभी 43 लाख परिवारों में एक एक सहजन का पेड़ भी लगाने का कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को चलाया गया, और 5 बार 2017, 18, 19, 20 और 21 5 बार में हम लोगों ने जब क्रमिक दर बढ़ते गए, पहले वर्ष 5.5 करोड़, अगले वर्ष 11 करोड़, फिर तीसरे वर्ष 22 करोड़, चौथे वर्ष 25 करोड़ से अधिक, और इस वर्ष हम लोगों ने 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया है प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक। यानी 5 वर्ष में 100 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भी व्यवस्था की कि 100 वर्ष पुराने जितने भी पेड़ होंगे और किसी भी चीज के होंगे, पाकड़ है, पीपल है, बरगद है, आम है, या किसी भी अन्य उसके हैं, उन सबको संरक्षित वृक्ष घोषित करते हुए उन्हें हर हाल में सुरक्षित रखना है और उनके संरक्षण का दायित्व भी निभाना है। और प्रदेश के अंदर आपने भी देखा होगा कॉफी टेबल बुक का यहाँ पे अभी विमोचन हुआ है। ये उन्हीं वृक्षों से संबंधित है जो प्रदेश के अंदर हेरिटेज वृक्ष है। प्रदेश के अंदर एक वृक्ष तो ऐसा जो 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है, अभी बाराबंकी में है, बाराबंकी में वो वृक्ष आज भी मौजूद है। प्रदेश के अंदर इस प्रकार के तमाम ऐसे वो जुड़े हुए हैं। मुझे दुधवा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे इको टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है और मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था 2 वर्ष पहले। एक वर्ल्ड फेस्टिवल वहां पर पर्यावरण और वन विभाग ने किया था और वहां पर मुझे तब जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं अंदर चल गया था जंगल के बीच में, और जंगल के बीच में मैंने इस बात को देखा कि मैं जिस समय गया था उस समय जून का महीना था, बाहर भीषण लू चल रही थी, गर्मी थी, लेकिन बाहर की गर्मी और जब मैं अंदर गया था, अगर मैं लखनऊ से इसका तुलना करूं तो लगभग 7 से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर का अंतर था वहां के, यानी उस दुधवा के जंगल के बीच में और लखनऊ के टेम्परेचर में, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के टेम्परेचर में और दुधवा के टेम्परेचर में भी 4 से 5 डिग्री का अंतर था। यानी ये दिखाता है कि जो यूनाइटेड नेशन ने एक चेतावनी दी है हम सबको कि अगर क्लाइमेट चेंज इसी प्रकार से होता रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी हम सब के लिए है, तो वह कितना खतरनाक हो सकता है। न केवल तमाम शहर डूब जाएंगे, मानवीय सृष्टि के लिए वो खतरनाक होगा, बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण भी होगा। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है, आपने देखा होगा, कुछ भी हो भारत के अंदर तब भी इस मामले में आम नागरिक में एक जागरूकता है, सरकारें भी संवेदनशील हैं, और जहां पे थोड़ी लापरवाही होती है तो एनजीटी या फिर माननीय न्यायालय भी इसके प्रति निरंतर चेतावनी भी देता है, उस प्रकार की गाइडलाइन भी जारी करता है और उस प्रकार के उनके द्वारा निर्देश भी जारी होते हैं। तब भी काफी हद तक उसको नियंत्रित करने में, जो अभी बताया गया
कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी है, उसके साथ ही जो पॉल्यूशन का रेट है दुनिया में, भारत भले ही आबादी में दुनिया के अंदर नंबर 2 स्थान पर रखता है, लेकिन पॉल्यूशन फैलाने में हम आज भी बहुत पीछे हैं। भारत से आगे दुनिया के तमाम देश हैं, उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि जब प्रकृति के नजदीक व्यक्ति ज्यादा रहता है, और मैंने बहुत नजदीक से पिछले 1.5 वर्षों के अंदर महसूस किया है, प्रकृति के नजदीक जो जितना रहेगा वह उतना ही उसकी इम्यूनिटी पावर भी उतनी मजबूत होगी। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं भारत की आबादी अमेरिका की आबादी से 4 गुना है। 135 करोड़ की आबादी हमारे देश में रहती है और अमेरिका के अंदर केवल 35 करोड़ की आबादी है। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना ज्यादा है, अच्छा है। लेकिन कोरोना से होने वाली मौत अमेरिका के अंदर भारत से 1.5 गुना से ज्यादा है। ये क्या साबित करता है? कहीं ना कहीं प्रकृति के संग हमारे सामने समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण महाअभियान को जो लिया है, इसी क्रम में लिया है। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश 100 करोड़ वृक्षों को लगाने के लक्ष्य को तो पूरा किया है 5 वर्ष में, लेकिन साथ साथ आज के दिन पे हमारे पास ये क्षमता है कि हम लोग 100 करोड़ वृक्ष एक वर्ष में लगा सकते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर नर्सरी हमारे पास तैयार है। और इसमें एक और चीज है, इसमें यूकेलिप्टस भी नहीं है, इसमें पॉपुलर भी नहीं है। इसमें आपको पीपल मिलेगा, बरगद मिलेगा, पाकड़ मिलेगा, आम, देसी आम मिलेंगे, जामुन मिलेगा और औषधीय वृक्ष मिलेंगे, फलदार वृक्ष मिलेंगे, छायादार वृक्ष मिलेंगे। व्यापक पैमाने पर नर्सरी तैयार की जा रही है और हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा वन आच्छादन बढ़ा है, सरकार निरंतर उसके प्रति जागरूक है। हम लोगों ने विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक गंगा यात्रा भी निकाली थी। नमामि गंगे परियोजना ने गंगा की अविरलता और निर्मलता को बढ़ाया है। आप याद करेंगे, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी की अविरलता और निर्मलता में सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। कानपुर में एक जगह तो प्रतिदिन 24 करोड़ लीटर सीवर गंगा जी में उड़ेला जाता था। और विगत वर्ष प्रधानमंत्री जी आए थे, एक भी बूंद सीवर वहां पे नहीं गिर रहा था। हम लोग गए थे, सेल्फी पॉइंट हो गया। जो कहां कभी सीवर गिरता था, आज वो सेल्फी पॉइंट बन चुका है। कानपुर में गंगा जी में एक भी जलीय जीव नहीं थे 2017 के पहले। आज आप जाइए, वहां पे आपको सभी जलीय जीव मिल जाएंगे। और तो और गंगा जी की पहचान थी गांगे डॉल्फिन से, आज गंगा जी में आपको डॉल्फिन फिर से देखने को मिल जाएंगे। और यही नहीं, मैं वाराणसी में गया था। एनडीआरएफ की टीम वहां काम करती है, खासतौर पर नेशनल डिजास्टर के लिए वक्त बेवक्त वे लोग अपने को तैयार रखते हैं, उनकी प्रैक्टिस निरंतर चलती है। वाराणसी में जलस्तर बढ़ने के कारण मैं वहां गया था। उनके स्टीमर में बैठ करके मैं गंगा जी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। तो एनजीटी के डीआईजी मेरे साथ में थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी आप लोग कब से? उसने कहा मैं 3 साल से। मैंने कहा मुझे बताओ कि क्या आपको 3 साल से आप वाराणसी में हैं, प्रदेश में हैं, नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के बाद गंगा की निर्मलता में कोई परिवर्तन देखने को मिला? वो चुप रहे। उन्होंने कहा किस प्रकार का? मैंने कहा नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको कुछ नई चीज देखने को मिली इसमें? उसने कहा हाँ। मैंने कहा क्या? उसने कहा साहब आप थोड़ा
अक्टूबर नवंबर तक आएंगे तो उस समय आपको मैं गंगा में एक तो डॉल्फिन दिखा दूंगा। पहले, आज से पहले डॉल्फिन गंगा जी में नहीं दिख रही थी। दूसरा, उसने मुझे एक और बात कही। उसने कहा देखिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमारे जवान आते हैं, बदलते रहते हैं, इनकी प्रैक्टिस होती रहती है गंगा जी में। और प्रैक्टिस करने के लिए जब वे गंगा जी में गोता लगाते थे तो चौथे पांचवें दिन उन सब की बॉडी में लाल लाल चकत्ते निकल जाते थे, पूरी उनकी त्वचा की बीमारी निकल जाती थी और सब बहुत परेशान होते थे। लेकिन आज हम गंगा जी में कई बार स्नान कर लेते हैं, आज कोई चकत्ता नहीं निकलता। गंगा में निर्मलता, गंगा जल निर्मल हुआ है, स्नान करने लायक है। और ये गंगा नमामि गंगे परियोजना के परिणाम स्वरूप ये चीजें हम सबको देखने को मिल रही है। यानी वे उदाहरण है जहां पे व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर हमें उन बातों को बता रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने जब कानपुर के एसटीपी के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद हम लोगों ने वहां पे, जहां पे गंगा जी में सर्वाधिक सीवर गिरता था, उसको सेल्फी पॉइंट में बदलने के बाद जब हम लोगों ने इस पर कार्य आगे बढ़ाना प्रारंभ किया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या ये हो सकता है कि गंगा जी उत्तर प्रदेश में जहां से आती है सभी राज्य अपने यहां यात्रा निकाल करके आसपास के लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। हमने कहा अवश्य हो सकता है। हम लोगों ने फरवरी 2020 में 2 यात्राएं निकाली थी, एक बलिया से कानपुर तक और एक बिजनौर से कानपुर तक। गंगा जी के दोनों तटवर्तों को छूती हुई, कभी थल मार्ग से कभी जल मार्ग से, इस यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग आए थे। इसका उद्देश्य था गंगा के निर्मलता और अविरलता के लिए गोष्ठी करना, कवि सम्मेलन करना, लोगों को इसके प्रति जोड़ना, लोग किसी भी प्रकार से गंदगी को या किसी भी प्रकार का अपशिष्ट गंगा जी में न उड़ेले, गांव का कोई ड्रेनेज या कोई सिवर गंगा जी की तरफ न जाए। ये तमाम कार्यक्रम वहां होते गए। दूसरा, प्रदेश सरकार ने इसके उपरांत कुछ चीजें तय की। एक, गंगा के तटवर्ती गांवों में गंगा नर्सरी लगाना है। तटवर्ती क्षेत्रों में जितने भी किसान थे उनके साथ बैठक करके हम लोगों ने एक विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम कानपुर में ही आयोजित किया था, जिसमें गौ आधारित खेती के लिए उन्हें वहां पर प्रेरित किया गया, प्रशिक्षण दिया गया। और गौ आधारित खेती किस प्राकृतिक खेती के साथ उन्हें जोड़ते हुए विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें गुजरात के जो माननीय राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी को, उन्होंने इस पे अच्छा काम किया था तो उन्हें आमंत्रित किया गया था। उन्होंने इस प्रशिक्षण को वहां पर उपलब्ध करवाने में योगदान दिया था। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में जितने भी किसान थे उनके साथ गोष्ठी करने के बाद उनको इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि अगर वे अपने खेत के मेड़ में ऑर्गेनिक पद्धति से फलदार वृक्ष लगाते हैं तो हम फ्री में उन्हें वृक्ष उपलब्ध कराएंगे। अगर गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में एक निश्चित दूरी के अंदर किसान अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती करता है तो सरकार उसको सब्सिडी देगी। दूसरा, वहां पर अगर वह ऑर्गेनिक पद्धति से फलदार वृक्ष लगाता है और मार्केट में फल भी ऑर्गेनिक पद्धति से ही उत्पादन करवाता है तो सरकार उसको 3 वर्ष तक निरंतर अपनी ओर से कुछ धनराशि उपलब्ध करवाएगी। और प्रदेश के अंदर कई किसानों ने गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाना प्रारंभ किया है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में पीपल है, पाकड़, बरगद और अन्य इस प्रकार के वृक्षों को व्यापक पैमाने पर लगाने की कार्रवाई को भी सरकार ने अपने हाथों में लिया। और जहां भी सरकारी लैंड थी वहां पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। जल संरक्षण के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए गए और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी आज जिस एक नए लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं
मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश, जब हम लोग आए थे उस समय तक उत्तर प्रदेश में केवल 250 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन होता था। आज हम लोग लगभग 2000 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं और मार्च तक हम इसमें लगभग 1000 मेगावाट की और भी अभिवृद्धि करने जा रहे हैं। यानी यह निरंतर एक नया प्रयास राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए भी 2017 के पहले प्रदेश के अंदर एक भी सिटी ऐसी नहीं थी जिसमें एलईडी स्ट्रीट लाइट हो। आज हमारे पास 16 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट है और हर सिटी में आप जाएंगे तो आपको एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई देगी, केवल एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई देगी। इसने कार्बन उत्सर्जन को तो कम किया ही है, लेकिन साथ साथ हमारी बिजली की खपत को भी कम किया है। और ये ईएसएल के साथ हमारा एग्रीमेंट है जिसमें हम लोगों को कोई पैसा नहीं देना होता। हमारी स्ट्रीट लाइट को उन्होंने बदल करके एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई और जो बिजली की बचत होती है उसी में से वे अपना बिल काटते हैं। 5 वर्ष का उनका एग्रीमेंट है, उसके साथ वो अपना बिजली का बिल उसी में समाहित कर लेते हैं। यानी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट के माध्यम से 16.5 लाख जो स्ट्रीट लाइट लगी थी, इनसे कितना कार्बन उत्सर्जन होता था उसको तो बचाया ही बचाया है, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश की बिजली की खपत को भी बचाया है और उससे होने वाले प्रदूषण को न केवल उससे हमने संरक्षित किया, बल्कि आज हमारे शहर कहीं से भी देखने लायक बनते हैं। कहीं से आप देखेंगे तो सिटी की अपनी एक रात्रि का दृश्य कुछ और ही होता है। 4 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने वितरित करवाए। हर घर में बिजली की खपत कम हो, लोग एलईडी बल्ब की तरफ जाएं, सस्ते में उन्हें बल्ब मिले। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर किए गए। और साथ साथ उज्ज्वला योजना में भी आपने देखा होगा, पहले लोग ईंधन पर निर्भर रहते थे, लकड़ी जंगल भी काटते थे, बहुत सारे जगह जंगल की कटान होती थी। आज आप देखते होंगे 2 परिवर्तन आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। 2017 के पहले आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में गए होंगे तो गांव का सड़क पैदल चलने लायक नहीं होता था, जगह जगह गंदगी होती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी गांव में आप चले जाइए, आपको एकदम साफ सुथरा वातावरण देखने को मिलेगा। 2 करोड़ 61 लाख जो शौचालय बने हैं, उन्होंने इस स्वच्छता में योगदान दिया है और इसके कारण तमाम प्रकार की बीमारियां प्रदेश के अंदर समाप्त हुई है। प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां पर दिमागी बुखार यानी इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के कारण मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रित किया जा चुका है उत्तर प्रदेश में मात्र 3-4 वर्षों के अंदर। यह उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 3-4 वर्षों के अंदर उठाए गए कदम है। और उज्ज्वला योजना में जो जंगलों को काटा जाता था, लकड़ी की चोरी होती थी, माफिया हावी होते थे, आज काफी हद तक उसको नियंत्रित किया जा चुका है। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से उपलब्ध कराए गए और तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। अभी एक नया कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में लॉन्च किया है, गोवर्धन योजना, जिसमें हमारे पास गाय है। प्रदेश के अंदर हमारे पास वर्तमान में 6 लाख से अधिक निराश्रित गौआश्रय स्थल हैं, 6 लाख से अधिक गौ हैं, गौवंश है, जो हम प्रदेश के निराश्रित गौआश्रय स्थलों पर रहकर के जिनकी सेवा कर रहे हैं। और काशी में एक मॉडल बना है जहां पर निराश्रित गौ आश्रय स्थल और गांव के लोगों के साथ एमओयू करके गाय के गोबर का नाम एक गोबर गैस प्लांट में उपलब्ध करवाने के लिए उनको उपलब्ध करवाना, यानी गोबर का दाम भी लोगों को मिलेगा और बदले में उससे जो गैस बनेगी उसको सीएनजी के रूप में रिफिल करके और फिर उसको हम लोग
वाहनों के संचालन की कार्रवाई उसके माध्यम से हो सकती है। बहुत अच्छा मॉडल खड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। गोवंश की सुरक्षा के साथ साथ भारतीय आस्था को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच का काम करेगा और ये एक मॉडल वाराणसी में खड़ा हो गया है। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और मुझे लगता है इस प्रकार के मॉडल हर एक जगह खड़े हो सकते हैं। लकड़ी के खर्चे कितने कम हो सकते हैं, कितना हम इसके माध्यम से बचत कर सकते हैं। मैंने स्वयं अपने आश्रम में देखा, आज से 4 साल 5 साल पहले उस आश्रम में जब भोजन बनता था तो प्रतिदिन 2500-3000 लोगों का भोजन बनता था। भोजन के लिए सरकार लकड़ी देती थी, 1500 कुंटल साल में लकड़ी देती थी और कभी कभी ये दर्द होता था कि जो लकड़ी काटी जा रही है इस जंगल से, कभी कभी लोग जंगल काट करके देते थे। इस समय मंदिर में गौशाला है और गौशाला में गोबर गैस प्लांट लगा है। गोबर गैस प्लांट से ही जो गैस बनती है उसी से पूरा रसोई की जितना भी 2500-3000 लोगों का भोजन उसी से बनता है। और अब वह तो लाइट है, यानी इतनी सरप्लस वहां पर गैस है, इतनी सरप्लस गैस है कि वहां पर वह लाइट का भी देने का काम कर रहा है। यह मॉडल हर एक जगह खड़े किए जा सकते हैं और इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है, वन आच्छादन को भी बढ़ाया जा सकता है। 4.43 लाख से अधिक लोगों के एक आवास बनाए जा चुके हैं। किस तेजी के साथ 1,38,00,000 से अधिक गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन दिए जा चुके हैं और किस तेजी के साथ 1,56,00,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी बांटे जा चुके हैं। 6 करोड़ से अधिक लोगों को कैसे प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराया गया है। यह कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले सरकारें संवेदनशील नहीं थी। आज प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो कार्य हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के रूप में, यह आवश्यक नहीं कि गोरखपुर का जो व्यापारी हो केवल गोरखपुर तक सीमित है। गोरखपुर के व्यापारी का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट बिहार के एक प्रमुख व्यापारी केंद्र के रूप में उभरना, नेपाल की तराई के एक बड़े भूभाग को सुविधा से आच्छादित करना। लखनऊ का मतलब केवल लखनऊ नहीं होता है, लखनऊ का मतलब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सुविधा का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक का एक महत्वपूर्ण केंद्र, और उस रूप में प्रदेश सरकार आज उस कार्यक्रम को लेकर के चल रही है। 2016 तक प्रदेश के अंदर व्यवसाय की जो सुगमता है, यानी जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, निवेश कैसे हो, बाहर से आने वाला निवेश कैसे यहां पर अधिक से अधिक हो, जब इसकी चर्चा होती थी तो भाइयों बहनों इस निवेश की सुगमता के लिए जो सबसे अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास होना चाहिए था, पिछली सरकारों को इससे फुर्सत ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश 14वें, 15वें, 16वें स्थान पर आता था और मात्र 3 साल के अंदर प्रयास किया गया, कुछ रिफॉर्म किए गए, परिणाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी निवेश की सुगमता के लिए आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से उसकी रैंकिंग में सुधार होते हुए आज वो दूसरे नंबर पर आया है। यानी प्रदेश और दुनिया का कोई निवेशक अगर प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहता है तो भाइयों बहनों निवेश के सबसे अच्छे जो देश के अंदर 2 गंतव्य होंगे उनमें उत्तर प्रदेश एक है। यानी किसी भी व्यक्ति को निवेश करना होगा तो उसको उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश जरूर करेगा। ये निवेश विकास का भी प्रतीक बनता है, ये निवेश रोजगार और नौकरी का भी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है, ये निवेश हर एक व्यवसायी को अपने साथ जोड़ करके फिर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, नौजवानों को नए स्टार्टअप के साथ जोड़ने के लिए भी प्रेरित करता है।